मूल अधिकार के बारे में प्रारंभ किया था, लेकिन हमने नेचुरल जस्टिस पढ़ाया था लास्ट क्लास में। जो लास्ट थी उस समय नेचुरल जस्टिस के बारे में चर्चा हुई थी। तो किसी को डाउट हो तो बता सकता है। नेचुरल जस्टिस क्या होता है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय भी बोलते हैं इसको। नेचुरल जस्टिस के बिना लॉ अधूरा है। नेचुरल जस्टिस के बारे में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से दर्शित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेचुरल जस्टिस का अर्थ होता है निष्पक्षता। बिना निष्पक्षता के न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। और लॉ की जो एक उद्देश्य है वो क्या है? न्याय। सबसे बड़ी चीज़ न्याय की व्यवस्था के बारे में बात करता है। नेचुरल जस्टिस दो चीज़ों से बेसिक सिद्धांत बताए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, स्वयं अपने मामले में कोई भी फैसला नहीं कर सकता है। और दूसरा सिद्धांत है कि दूसरे पक्षकार को भी सुनवाई का युक्तियुक्त रीजनेबल सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। ये चीज़ तो युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। और इन दोनों से निकल के कौन सी चीज़ आती है? वो है निष्पक्षता। निष्पक्षता मतलब दोनों पक्षों को बराबर रूप से सुना जाना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस क्लियर? कोई डाउट? या आपको सीआरपीसी हर विधि में जहाँ भी जो भी, चाहे सीपीसी हो, सिविल का लॉ हो या क्रिमिनल का लॉ हो, हर जगह पर आपको नेचुरल जस्टिस मिलेगा। क्लियर? निष्पक्षता होना बहुत जरूरी है। और फिर इसके बाद अपन आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज पहले नंबर हम बेसिक चर्चा करते हैं, बेसिक बातें हम बताते हैं आपको। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के भाग 3 में दिया गया है। और ये सुब्बा राव जी, न्यायाधीश जो थे जस्टिस सुब्बा राव जी, उन्होंने कहा था कि ये व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होना चाहिए। ये कोई मतलब वो नहीं है, ये व्यक्ति अगर है तो उसको ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार में दो चीजें आती हैं कि मूल अधिकार के बारे में जो आर्टिकल 12 से अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 35 तक कि क्या चीज़ें, क्या पृष्ठभूमि बताई गई है। आर्टिकल 12 में जैसे राज्य के बारे में बताया गया है, स्टेट क्या होता है? इस केंद्रीय सरकार हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, स्थानीय प्राधिकारी हो सकते हैं, अन्य प्राधिकारी हो सकते हैं। ये आर्टिकल 12 की बात करता है। अब इसमें आपका आर्टिकल 12 में एक चीज़ और स्पष्ट मैं कर दूं कि न्यायपालिका क्या राज्य हो सकती है? हाँ, न्यायपालिका के बारे में नरेश श्रीधर वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में बोला गया कि नहीं, न्यायपालिका राज्य नहीं हो सकती। फिर उसके बाद उस केस को पलट दिया गया अंतुले नायक वर्सेस अंतुले नायक में बोला गया कि न्यायपालिका राज्य हो सकती है लेकिन जब वह प्रशासनिक कार्य करे। क्लियर? इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बहुत बृहद है। अगर बोलना चाहिए, अगर यति संयुक्ति नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो चीज़ है और वो है आर्टिकल 13, न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू इसी में आता है। न्यायिक पुनर्वलोकन के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिव्यू अलग होता है, न्यायिक पुनर्वलोकन अलग होता है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन, ये अधिकार आर्टिकल 13 में दिया गया है, लेकिन ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को। क्लियर? तो क्या होता है न्यायिक पुनर्वलोकन की? जो भी विधियां बनाई जा रही हैं, जो भी विधियां अपने यहाँ प्रवृत्त हैं भारत में, वो विधियां कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही हैं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं कर रही हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रही हैं या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही हैं तो ऐसी विधियां क्या हो जाएंगी? शून्य घोषित कर दी जाएंगी। अब जैसे आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लॉज बोलता है कि जो पहले की विधियां, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके पहले की जो विधियां हैं, क्या वो अगर हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करती हैं तो क्या वो वैध बनी रहेंगी? नहीं, वो वैध नहीं होंगी। वो उतने प्रभाव तक, जितने प्रभाव तक वह मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, उतने प्रभाव तक क्या हो जाएगी? निष्प्रभावी हो जाएगी, वो मान्य नहीं होगी, या फिर उसको क्या एक मृत मान लिया जाएगा। उस विधि को अलग मान लिया जाएगा। जितनी विधि मूल अधिकार से संगत है वो विधि वैध बनी रहेगी, बाकी को वैध नहीं माना जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगी वो विधि। जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के समय पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले थी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ
और अगर वो मूल अधिकार के उल्लंघन में कोई विधि बोलती है जो संविधान लागू होने के पूर्व लागू हो गई थी, तो वो क्या हो जाएगी? अवैध मानी जाएगी, वैध नहीं मानी जाएगी। क्लियर? फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 13 का क्लॉज 2, कहता है राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता। राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो। राज्य का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, आर्टिकल 12 में अपन ने पढ़ लिया है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। अब बात आती है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार के उल्लंघन में होगी। अगर ऐसा होता है, राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, तो वो विधि कैसी हो जाएगी? वाइड हो जाएगी, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर? अब बात आती है, क्या मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? संसद के पास क्या ये पावर है कि वो मूल अधिकार में संशोधन कर दे? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं कर सकती संसद, या कर सकती है संसद क्या? इसके बारे में मैं 3-4 केस आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। पृष्ठभूमि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, मूल अधिकार में संसद को संशोधन करने की अनुमति है और संशोधन किया जा सकता है। फिर इसके बाद सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान वाला केस आया, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से शंकरी प्रसाद वाले केस का अनुमोदन कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य वाला केस आया, जिसमें जस्टिस सुब्बा राव जी ने स्पष्ट रूप से शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले वाद को उलट दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि मूल अधिकार में संशोधन करने की अनुमति संसद को नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मूल अधिकार में संशोधन करने की अनुमति संसद को दी जाएगी तो हमें एक नई संविधान सभा बनानी होगी, क्योंकि संविधान सभा के जो निर्माता थे, हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके कुछ सपने थे। उनने कुछ सपनों को रखकर कि सभी लोग एक खुली हवा में सांस लें, कोई किसी का शोषण ना कर सके, और व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो अधिकार प्रदान होनी चाहिए। क्लियर? तो ये सुब्बाराव जी ने दोनों केसों को उलट दिया और उन्हें कह दिया कि मूल अधिकार में संशोधन करने की अनुमति संसद को नहीं दी जा सकती, और उन्होंने कहा कि मूल अधिकार कैसे अधिकार हैं? नैसर्गिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, नेचुरल अधिकार हैं, वो व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पर देखिए, आप लोग बहुत गौर से समझिए कि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन संसद ने 24वां संविधान संशोधन किया, और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा उसने कहा कि जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद की संशोधन करने की शक्ति है, वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि नहीं मानी जाएगी। ये 13(4) भी जोड़ दिया और 368 में भी जोड़ दिया। क्यों ये जोड़ी गई? इसलिए जोड़ी गई क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार से असंगत हो या मूल अधिकार का वायलेशन करती हो, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती हो। और सुब्बाराव जी ने भी स्पष्ट रूप से गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में बोल दिया कि संसद को किसी प्रकार से मूल अधिकार में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, स्पष्ट रूप से। तो उस गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के केस के प्रभाव को दूर करने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया गया, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो संसद की संशोधन करने की शक्ति है वो 13 के अंतर्गत विधि नहीं मानी जाएगी। क्लियर? ये चीज स्पष्ट हो गई। फिर इसके बाद केशव नंदन भारती वर्सेस केरल राज्य का केस आया, और उसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि मूल अधिकार में संसद को संशोधन करने की शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता, आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। आधारभूत ढांचा क्या होता है? आधारभूत ढांचा ये होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर, जो नींव होती है, जो मकान खड़ा होता है, वो नींव पर खड़ा होता है, और अगर उसमें किसी प्रकार से नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान क्या हो जाएगा? ढह जाएगा, मकान गिर जाएगा। इसी प्रकार से स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि मूल अधिकार में आप संशोधन कर सकते, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, एक स्पष्ट रूप से। अब एक बात और स्पष्ट मैं कर दूं कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन आधारभूत ढांचा कौन सा होगा? ये आधारभूत ढांचा सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताएगी, जैसे कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू, जो विधानमंडल कानून बनाती है, संसद या विधानसभा जो कानून बनाती है, उसकी संवैधानिकता की जांच करना ही क्या कहलाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। ये एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि ये आधारभूत ढांचा है, इसको नष्ट नहीं कर सकती संसद।
आर्टिकल 21 इसको नष्ट नहीं कर सकती, आर्टिकल 14 इसको नष्ट नहीं कर सकती। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार। अब जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अपन लोग समझ लेते हैं कि बहुत छोटा अधिकार है, केवल दैहिक से संबंधित है। तो इसके संबंध में मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगा, जब आर्टिकल 21 में आऊंगा तो उस पर बृहद बात करेंगे। जैसे दैहिक स्वतंत्रता लिखा तो गोपालन AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य वाले केस में बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि दैहिक स्वतंत्रता तक ही सीमित होना चाहिए, और ये आर्टिकल 21 जो है वो कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है, विधायिका के विरुद्ध प्राप्त नहीं है। लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से एक बहुत बृहद व्याख्या की, जो गोपालन के वाले केस में की गई थी संकीर्ण व्याख्या, उसको उन्होंने बहुत बृहद किया और उन्होंने कहा कि मूल अधिकार आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, समझ में आ रहा है ना आपको? आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, इस गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में जिन जिन अधिकारों की हमें आवश्यकता पड़ती है वो सभी अधिकार मूल अधिकार होंगे। जैसे कि चिकित्सा का अधिकार, जैसे कि मान लीजिए शुद्ध वातावरण में रहने का अधिकार, और शीघ्र विचारण का अधिकार, शादी ना करने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, ये जो जितने भी अधिकार है, एकांता का अधिकार, AK पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोला कि एकांता का अधिकार कैसा अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत एक मूल अधिकार है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 से जुड़े हैं। गरिमापूर्ण जीवन जीने में इनका कहीं ना कहीं गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी इनका एक इन्वॉल्वमेंट रहता है कि जैसे एकांता का अधिकार है, ये हमारे गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में एक शामिल है, इसलिए आर्टिकल 21 के तहत ये भी एक मूल अधिकार। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये बताइए आपकी मूल अधिकार में संशोधन तो आप समझ गए कि मूल अधिकार में अब अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए कि क्या संशोधन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे में किसी प्रकार से कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है। अब इसके बाद मूल अधिकार को क्या निलंबित किया जा सकता है? तो हाँ, राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 2021 को निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति भी राष्ट्रीय आपात में 358 बोलती है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, उसको आर्टिकल 2021 को संशोधित नहीं कर सकते। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार के बारे में आर्टिकल 14 से 18 तक समता का अधिकार बताया गया है आपका, समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। आर्टिकल 23 से 24 तक आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी क्या है? SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि ये भी क्या है, संविधान का आधारभूत ढांचा है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, सभी को समान रूप से धर्म को समान रूप से मतलब अपने धर्म को मानने की अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। वो चाहे किसी भी धर्म को मान सकता है अंतःकरण से, उसको किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं होगी, है ना। फिर आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी एक आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा भी बोला है। अब एक बात और आती है कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हमारे। तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या बेसिक अंतर? तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपके मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से बोल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शरीर और आत्मा जैसा रिश्ता है, और मूल अधिकार वो अधिकार हैं जिनके द्वारा, जिन अधिकारों का प्रयोग करके हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो हमारे लक्ष्य हैं, वो उद्देश्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है। इसलिए मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किसी प्रकार से कोई विरोधाभास नहीं है, और उनमें एक दूसरे के वो पूरक हैं, एक दूसरे के शरीर और आत्मा जैसा उनका रिश्ता है। अब बेसिक अंतर क्या है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? तो मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अगर उल्लंघन कोई करता है, राज्य करता है या कोई करता है, तो क्या आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? नहीं जा सकते। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होते हैं। तो फिर
इसको कुछ संविधान निर्माताओं ने ही बोला कि ये कूड़ादान है, एक प्रकार से कई विधिवेत्ताओं ने भी बोला कि ये कूड़ादान है, लेकिन नहीं, इसको संविधान के जो मेंबर थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये कूड़ादान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बल है, ये राज्य पर अधिरूपित, क्योंकि हमारा जब देश आजाद हुआ था उस समय हम इतने सक्षम नहीं थे कि सभी चीजों को लागू कर सकें, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से राज्य के नीति निर्देशक तत्व रख दिए कि राज्य जैसे जैसे विकास करता जाएगा वैसे वैसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व लागू करते जाएगा। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? लोकमत, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, 5 साल में, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, और अगर वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करेगा तो क्या कर दिया जाएगा? अगली बार उस सरकार को हटा दिया जाएगा। जनता के पास ये बहुमत होता है। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन है, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है, सामान मजदूरी है, पुरुष और स्त्रियों के साथ समान व्यवहार किया जाना है, निःशुल्क शिक्षा है, या आपका अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, पोषाहार के लिए, पर्यावरण के लिए है, सारी चीजों के लिए लगभग हमें लगता है कि सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर दिया गया है। केवल एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जिसको अभी तक लागू नहीं किया गया है, वो है आर्टिकल 44, एक समान सिविल संहिता। सल्ला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सरकार को स्पष्ट रूप से नीति बनाना चाहिए और एक समान सिविल संहिता के ऊपर से कानून बनाना चाहिए। मतलब स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एक समान सिविल संहिता देश में लागू होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक कारणों से ये चीज लागू नहीं हो पा रही है। तो